आप सभी को सुप्रभात। अक्सर व्यूवर्स से मेरी बात होती है, पर आज लगा अपनों के बीच अपनी बात कहने का अच्छा मौका है, जब आज संपूर्ण विश्व 50वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। और इस बार की जो थीम है वो तो है एक्सेलरेट एक्शन। मैं उस पर भी आऊँगी कि संपूर्ण विश्व को आखिर नारीवादी दृष्टिकोण क्यों रखना पड़ा, स्त्री विमर्श क्यों करना पड़ा, और आज भी इस तरह के एक्शन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। जब क्लास में पढ़ाओ तो बच्चियां कहती हैं, मैडम भारत कभी नहीं सुधरेगा, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। इतनी निराश हो जाती हैं, एकदम चेहरा नीचे करके टेबल पे अपना हाथ ऐसे कर लेती। उन्हें समझाती हूँ कि नहीं बेटा, आज अपनी उन बच्चियों से भी कह रही हूँ, अपने साथ की महिलाओं से भी कह रही हूँ, वैश्विक समाज से भी कह रही हूँ कि नहीं, हमारा भारत तो ऐसा नहीं था। और आज बहुत व्यस्त थी तो सोचा था सीधे अपना सब काम निपटा के आपसे रूबरू होंगी, पर जब व्हाट्सएप खोला तो बहुत अच्छा, एक जो मन में तो चल ही रहा था, एक बहुत अच्छा पढ़ने को मिला, नारी नारायणी की जय। जी हाँ, ये भारत ही में हो सकता है। औरत यदि माँ हो तो सम्मान कीजिए, बेबी हो तो इज्जत कीजिए, बहन हो तो स्नेह कीजिए, अगर बेटी है तो फक्र कीजिए, और अगर अजनबी है तो सुरक्षा कीजिए। और इस बार तो पूरा फोकस ही इसी पर है, लैंगिक असमानता, पूरा वैश्विक परिदृश्य, पूरा मंच इसी पर मंथन कर रहा है। यूजी और पीजी में विशेषकर तो ऑनर्स में कोई सी भी डिसिप्लिन हो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो लेकर एनईपी 2020 में चल रहा है, जो सिलेबस बने हैं उसमें ऑनर्स में नारीवादी दृष्टिकोण को रखा ही गया है। तो मैं बात करना चाहूँगी भारत के लिए कि जो वैदिक सभ्यता है भारत की, तो उससे पहले चलिए मैं यहाँ से अपनी बात करना चाहूँगी। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते नारी काल अनादि काल से जगत को आलोकित करती आ रही थी, कर रही हैं, करती ही रहेंगी। समझिए कैसे। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरा वीडियो है इसे किन किन बातों पर फोकस इसमें किया जा रहा है। इसमें ये फोकस है प्राचीन भारत में नारियों का ऐसा युग था जिसे हम स्वर्ण युग कहते थे। हमारी क्लास की बच्चों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा स्वर्ण युग था। उनके प्रश्नों का उत्तर देना था तो फिर क्यों कहा गया। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति भी कैसी थी, देश के विकास में उनका क्या योगदान था, कैसे योगदान करती थी, किस किस क्षेत्र में करती थी। फिर ऐसे कौन से कारण आए कि ये जो नारी का स्वर्ण युग था काले अध्याय में, अंधकार युग में बदल गया। उन कारणों को हम जानेंगे। तो इससे इस तक समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिदृश्य में जाना होगा। वो संदर्भ अपने आप आते रहेंगे। चलिए मैं बात करती हूँ वैदिक सभ्यता की। मनुस्मृति में कहा गया है, पुत्रेण दुहिता समः। बच्चों में बताना चाहूंगी, कहा गया है पुत्र पुत्री की समानता थी, घोषित थी। पैतृक संपत्ति में
पुत्र पुत्री में समानता थी। मनु ने उसे दुहिता कहा। दुहिता का मतलब है दु प्लस हिता, धन हिता, दोनों के हितों की रक्षा करना। दोनों कुल कैसे? पिता और पति दोनों की कुल की हित रक्षणा नारी थी। ये जरूर है, हिंदू विरोधियों ने इसे दोहन से जोड़ दिया और भ्रम पैदा करने की स्थिति आ गई। तो वैदिक काल की नारी शील, राष्ट्रीय रक्षा के लिए और कर्तव्य की खान थी। और उससे पहले हम पहुंचते हैं बच्चों, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, किसने की? हमारे भारत की अनादिकाल की नारियों ने की। सिंधु नदी के किनारे बस्ती बना के रहने लगी, खेती करने लगी। मात्र सत्तात्मक प्रधान समाज था। हर चीज गूगल में सर्च हो जाती है, सर्च करिए। हड़प्पा संस्कृति कब से कब तक थी? नारी प्रधान समाज था। तो उसी स्थिति को हम समझेंगे कि वैदिक काल में नारी की स्थिति कैसी थी। मनु ने स्पष्ट रूप से कहा, स्त्री को राज्य संचालन के योग्य माना गया क्योंकि उसने अपनी योग्यता साबित की। वैदिक ग्रंथों से स्पष्ट है, शिक्षा, यज्ञ, ज्ञान, अध्यात्म, विभिन्न क्षेत्रों में और स्वतंत्रता, समानता बराबर कायम थी। ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं था स्त्री ने अपना परचम न लहराया हो। अब मैं बात बोल रही हूं, दोनों की स्थिति, सामाजिक स्टेटस इक्वल था, बराबर था। आर्यों की सभ्यता, संस्कृति, प्रारंभिक काल से ही नारी की स्थिति सुदृढ़ थी। ऋग्वेद काल में देखिए तो संध्या यज्ञ को संपन्न करने वाली पहली महिला पुरोहित थी। अरुंधति सप्त ऋषि मंडल में ऋषि पत्नी के रूप में गौरवशाली स्थान। स्त्री शिक्षा चरमोत्कर्ष पर थी। चलिए और देखते हैं। ब्रह्मणी, ब्रह्मवादिनी, घोषा, गार्गी, मैत्री, घोषा, पाला, मैत्रेयी, बहुत नाम आएंगे। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। ब्रह्मवादिनी घोषा को कोढ़ हो गया था। गहन अध्ययन आयुर्वेद का किया। आयुर्वेद के गहन अध्ययन से उनका कोढ़ ठीक हुआ, विश्व सुंदरी भी बनी। अदिति 4 वेद की प्रकांड पंडिता। घोषा आयुर्वेद का ज्ञान, उन्हें भी कोढ़ हो गया था। इलाज कर वह भी इसी पद चिन्ह पर चली। अपाला कुष्ठ रोग होने के कारण पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था। गहन अध्ययन करके कृषि कार्य में अपने पिता का सहयोग करती थी। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि इंद्र से उन्होंने प्रार्थना की थी, खेतों में अच्छा सा अन्न हो। अपाला ने ही आयुर्वेद पर अनुसंधान करके सोम रस की खोज की थी। ब्रह्मवादिनी अन्न पर अनुसंधान किया। उन्नत खेती, वेद ज्ञान के अध्ययन के आधार पर नए नए बीजों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया। क्योंकि जब आज भारत कृषि प्रधान देश है, गांवों में बसता है, तो आप उस समय की संस्कृति की कल्पना कीजिए, सोचिए। तो प्राचीन काल का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था। नारी कृषि, पशुपालन, दूध दही विक्रय करती थी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। ये जो हमने अभी महिलाओं की नारी के नाम लिए, जो वैदिक युग की मिसाल मानी जाती हैं, तो जो सामान्य नारियां थीं, पशुपालन, दूध दही के विक्रय से सूत काटना,
सिलना और चित्रकला, संगीत, नृत्य कई साधनों के माध्यम से करती थी। गणिकाओं का भी उल्लेख मिलता है और कहा जाता है टैक्स दिया करती थी। तो बच्चों, वैदिक युग में महिला सशक्तिकरण का उत्कर्ष था, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। उशिज शास्त्रार्थ में राजा जनक को पराजित किया, संध्या महर्षि मेघातिथि को हराया था, जगत गुरु शंकराचार्य उभय भारती के आगे नतमस्तक हुए थे। पांडव जननी माता कुंती अर्थवेद की पंडिता थी। उपनिषद काल का नेतृत्व मैत्रेयी, गार्गी और मैत्रेयी ने किया था। गार्गी ने भरी सभा में याज्ञवल्क्य को हराया था। स्त्री सोमपुष्टा कहलाती थी, मतलब वेद मंत्रों में जिज्ञासा रखने वाली। अश्वमेघ यज्ञ ब्रह्मवादिनी ने किया था। माता के नाम की पहचान सुन लीजिए: कौशल्या नंदन, सुमित्रा नंदन, देवकी नंदन, गांधारी नंदन, कौंतेय, गंगा पुत्र, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण। साहब, हम उस संस्कृति के हैं, हमें नाश करना चाहिए और आज घूम फिर के हमको उसी संस्कृति को लाने का प्रयास करना चाहिए। कल छोटे बेटे से बात हो रही थी तो मैं उसको बोली कि एक जमाना था कि दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और आज फिर वो समय आ रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, कस्तूरी रंगन जी की समिति के आधार पर, NEP 2020 के आधार पर कि भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपनाया जा रहा है और वेदों की ओर लौटो। फिर कहा जा रहा है वैदिक युग, घूम फिर के फिर ऐसा युग तो आएगा, उस तरह की युग तो नहीं होगा। बात ये हो रही है कि यदि ये स्वर्ण युग था तो हम कैसे पतन की ओर भी आए। तो उत्तर वैदिक काल से गिरावट आना शुरू हुई, आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। मध्यकाल में गिरावट आई, घरेलू काम, जो महिला चरमोत्कर्ष पे थी उसे घरेलू काम भी करने पड़े। पैसे कमाने पहले तो नहीं जाती थी, धनाभाव के कारण फिर उसने मजदूरी करना भी शुरू किया। औरतों की प्रतिष्ठा यहाँ कम होने लगी, प्रतिष्ठा पैसे दोनों कम हुए। बच्चों, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, डॉक्टर अल्तेकर की पुस्तक है, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। उसका पेज नंबर है 174 और 179। उसमें लिखा है पर्दा प्रथा का नामो निशान नहीं था, परंतु आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ तो धीरे धीरे कुप्रथाएं जन्म लेने लगी। मध्यकाल आया और गिरावट आई, परंतु अहिल्याबाई होलकर, चांद बीबी, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, संत महिलाएं भी थीं, मीराबाई, मुक्ताबाई, कान्हे पात्रा। फिर आधुनिक नारी देखिए, चूँकि परेशानी आती चली गई, नारी की स्थिति में गिरावट आती चली गई। स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों को अपना योगदान देना पड़ा, उससे भी हमारा इतिहास स्वर्ण अक्षरों में महिलाओं ने लिखा है। फिर भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा और तकनीकी प्रचार प्रसार के फलस्वरूप महिलाओं ने अपने उसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि उनके पास प्रेरणा है। हम महिलाओं के पास ये प्रेरणा है। इतनी महिलाओं जिनके नाम लिए किसी की पूर्वज रही होंगी, संतानों के रूप में पूरे भारत में कहीं ना कहीं हम महिलाएं हैं। हमें प्रेरणा लेनी है और लेते ही रहते हैं। इंदिरा गांधी से लेकर के, चाहे इंदिरा गांधी हो, कल्पना चावला हो, प्रतिभा पाटिल हो, आज मुर्मू मैडम हो,
सभी प्रेरणा लेकर के काम कर रही हैं। परंतु बात वहीं आकर रुक रही है कि इस बार की थीम है लैंगिक असमानता के विरुद्ध हमें लड़ना है। उसका जो कार्यवाही है, हमें कार्यवाही तेज करनी है। और पढ़कर मुझे ये चिंता हुई, मेरी बात अधूरी रह गई थी, डिस्टर्ब हो गया था। कल छोटे बेटे को फ़ोन करके बात कर रही थी, मैं बोली लैंगिक समानता लाने में तो बहुत टाइम लगेगा भाई। 2158 कहा जा रहा है, 5 पीढ़ियां हो जाएंगी, लगभग 133-34 वर्ष कौन जीवित रहेगा, कैसे सब होगा? सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा जा रहा है, पूरा विश्व में यूएनओ ने कहा है एक्सेलरेट एक्शन। कैसे? महिलाओं की उन्नति, उनमें सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए ऐसी रणनीतियाँ बनानी होगी, संसाधनों, गतिविधियों को स्वीकार करने और उनके कार्यान्वयन को समर्थन देना होगा। उसे बढ़ाने के लिए विश्वव्यापी ये आह्वान किया जा रहा है। किसके लिए और कैसे तेजी लाई जाएगी? लैंगिक समानता के लिए। और बच्चों, वही बात आ जाती है सेक्स और जेंडर की। तो सेक्स क्या है? वो मतलब एक हमारी जैविक पहचान जिसके आधार पर हम जन्म लेते हैं। जेंडर यहीं से शुरू हो जाता है। हम जब समाज में आ जाते हैं तो हमारी जैविक जो हमारा पहचान है, उस पहचान के आधार पर हमारे साथ भेदभाव शुरू होने लगता है और ये पूर्वाग्रह, स्टीरियोटाइप कहलाता है। मैंने किसी वीडियो में बताया था कि जो पूर्व जस्टिस रहे चंद्रचूड़ जी ने एक रिसर्च में पाया कि पूरे विश्व में प्रत्येक प्राणी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टीरियोटाइप से रहता ही है, उसके में कोई ना कोई भावना रहती ही है। और हम भारतीयों में, मुझे तो कभी पूरा विश्व ही लगता है, तब ये तो थीम रखी गई है कि महिलाओं को कम मानना, कुछ ऐसे पूर्वाग्रह करना, उन पूर्वाग्रहों को कम करना होगा। मैं विश्व की बात इसलिए नहीं करती बच्चों, हमने आपको संदर्भ वैदिक काल का दिखाया। महिलाओं को जब सम्मान स्थान दिया तभी वो कर पाई होंगी। हमें आज भी उसे हमें प्राप्त करने का प्रयास तो करना ही है। उस स्थिति में यदि हम सुई की नोक के बराबर भी भारत पहुंचता है, बहुत श्रेष्ठ होगा। क्योंकि हमारे जैसी महिलाएं चिंता करती हैं, हम कैसा समाज दे के जाएंगे, हमारी बच्चियां इस समाज में कैसे रहेंगी। तो हमें उन पूर्वाग्रहों को दूर करना है। ऐसे वातावरण को बनाना होगा। संस्कारों में कहीं ना कहीं अंतर पड़ता है, जिसके कारण ऐसे परिवेश आ जाते हैं, वातावरण आ जाता है। स्वस्थ वातावरण बनाना होगा। और एक चीज और भी मैंने देखी, जैसे मैंने आपको बताया सभ्यता और संस्कृति की पालनहार, मानवता की पालनहार नारी है। पर इस स्टीरियोटाइप ने हमको कई उपमाएं दे दी, हमारा स्टेटस तय कर दिया और करता ही चला आ रहा है। विशिष्ट हमारी भूमिकाएं तय कर दी हैं। इसलिए सिमोन द बोवार कहते हैं, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तो हमें इन पूर्वाग्रहों को, स्टीरियोटाइप को तोड़ना है। हम किसी पूर्वाग्रह में ना रहें, हमें प्रयास करना चाहिए। और हम महिलाएं वैश्विक संदर्भ में नहीं जानती, परंतु हम और आप महिलाओं को ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए कि इस तरह की कोई परिस्थितियां बन जाएं। क्योंकि स्त्री पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य में गिव एंड टेक का रिलेशन है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। अभी मैं सिक्का नहीं रख पाई, क्लास में सिक्का भी उछाल के कहती हूँ, देखो हेड और टेल ऐसे आता है। तो ये जो कहा जाता तुम लोग याद कर लेते, एक ही सिक्के के दो पहलू, तो समझो उसको कि वो चीज़ क्या है।
तो